टॉपिक है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। कल हमने मलेरिया तक कंप्लीट किया था, आज आगे के टॉपिक्स पे हम कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट डू यू नो अबाउट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस? ये फाइलेरियल पैरासाइट से होने वाली डिजीज है जिसको कि कैरी कौन करता है, वेक्टर कौन है इसका, मस्कीटो। ठीक है, मेनली कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस डिजीज को कॉज करने के लिए, फाइलेरियल पैरासाइट की कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व रहती हैं। अब आप जो भी अभी ज्वाइन हो गए हैं, बाद में फिर धीरे धीरे ज्वाइन मत होइए, स्क्रीन चला जाता है पूरा। ओके, सबसे मेन 3 स्पीशीज हैं इसमें जो कि इन्वॉल्व रहती हैं। वन इज वाउचीरिया ब्रोंकोफ्टाई, द अदर इज योर बुर्जिया मलाई एंड थर्ड इज बुर्जिया टिमोरी। ठीक है, ये 3 मेन स्पीशीज आपको मेंशन करनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, बट ये 3 मेन स्पीशीज हैं जो कि फाइलेरियल पैरासाइट की स्पीशीज हैं। ठीक है, फाइलेरियल पैरासाइट एक राउंड वर्म की तरह कीड़ा होता है, एक वर्म होता है। ठीक है, जो कि कैरी हो जाता है, ब्लड के अंदर आता है ह्यूमन बींग के, और एक इन्फेक्शन साइकिल स्टार्ट करता है। ये इंट्रोड्यूस कैसे होता है हमारी बॉडी में? मस्कीटो के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है। हर स्पीशी का अपना एक फेवरेट मस्कीटो है, जैसे कि वाउचीरिया ब्रोंकोफ्टाई का फेवरेट है क्यूलेक्स मस्कीटो। ठीक है, वो उसके थ्रू ही ट्रांसमिट होता है मेनली। एंड जो ब्रूजिया मलाई जो स्पीशीज है, इसका फेवरेट है मंसोनिया। ये मस्कीटो प्लांट्स में ग्रो करता है, जहाँ प्लांट्स रहते हैं वहीं पे इसकी ब्रीडिंग होती है। तो ये थोड़ा सा हटके है बाकी मस्कीटो से। हमने अभी एनोफिलीज, एडीज मस्कीटो पढ़े, सब ज़्यादातर पानी पूलन होने की वजह से ब्रीड करते थे। ठीक है, क्यूलेक्स भी वैसा ही है। क्यूलेक्स इनफैक्ट डर्टी वाटर में, पोल्यूटेड वाटर में ब्रीड करना पसंद करता है। सो क्यूलेक्स स्पीशीज जो है मस्कीटो की, वो किसका वेक्टर बनना पसंद करती है? दैट इज कैरिंग वाउचीरिया ब्रोंकोफ्टाई। और मैक्सिमम केसेस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के इसी की वजह से होते हैं, वाउचीरिया की वजह से। ठीक है, सो यू नीड टू टेल डेफिनेशन उसकी क्या है, कि इट्स एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फाइलेरियल पैरासाइट एंड इट इज इन्फेक्टेड या ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बाय अ मस्कीटो, मेनली क्यूलेक्स स्पीशीज। प्रॉब्लम क्या है इससे? व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट द वर्ल्ड इज फेसिंग? इसकी वजह से क्या वो ये है कि ग्लोबली 1.4 मिलियन पीपल आर एक्चुअली 1.4 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट, जिसमें बहुतों को से 15-20 मिलियन को हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, फाइलेरियासिस से रिलेटेड। सो दिस हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट्स मेनली इन्वॉल्व है? इंडिया के अंदर जो ये एरियाज हैं, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, these are the main areas to name them। यूपी, बिहार, झारखंड, एपी, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, ये एंडेमिक एरियाज आते हैं, इसके कंसिडर होते हैं। पहले इसके बहुत केसेस रिपोर्ट होते थे, यानी कि नियरली हमारे कंट्री के अंदर ये 250 डिस्ट्रिक्ट्स को एंडेमिक बनाया हुआ था इसने, फाइलेरिया ने। बट नाउ 2007 के बाद में प्रोटोकॉल्स थोड़े बदल गए। उनका बदलने का कारण ये हुआ कि पहले डीईसी देते थे इसके ट्रीटमेंट में, 2007 के बाद से एल्बेंडाजोल भी उसमें इंक्लूड कर दिया है कि जिन स्टेट्स में एंडेमिक है ये, उसमें डीईसी के संग संग एल्बेंडाजोल भी दी जाएगी एज अ रूटीन शेड्यूल, और उसकी वजह से इसके रेट्स जो हैं फाइलेरियासिस के कंट्रोल हो पाए। ओके, एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पे आ जाते हैं हम, कि व्हाट आर द एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम एजेंट की बात करेंगे जो इसको कॉज कर रहा है, यानी कि हम बात करेंगे फाइलेरियल पैरासाइट की। उसके बाद हम बात करेंगे होस्ट की, यानी ह्यूमन बींग के कौन से फैक्टर्स उसको फेवर कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे वेक्टर की, कि कौन सा मस्कीटो है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहली बात एजेंट, यानी कि फाइलेरियल पैरासाइट। फाइलेरियल पैरासाइट के बारे में ये बात पता होनी चाहिए आपको। फ्यू मेन पॉइंट्स जो आप उसके बारे में बताएंगे, वन ऑफ देम इज कि उनमें एक पीरियोडिसिटी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि एक राउंड वर्म जैसा वर्म होता है, निमेटोड होता है, ये तो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक शीट होती है, उसके अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल होता है और उसकी सिस्टम होता है। एक मेल काउंटर पार्ट होता है इसका, एक फीमेल होता है। ये मेट करते हैं, मेट करने के बाद में माइक्रोफाइलेरिया बनाते हैं। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है कि ये जो फाइलेरियल पैरासाइट है, ये प्रेफर करता है कि डे टाइम पे ये डीप वेसल्स के अंदर रहे, यानी कि ट्रंक की, एब्डोमेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर रहना प्रेफर करता है। एंड व्हेन द पर्सन इज एट रेस्ट एट नाइट टाइम, तो ये पेरिफेरल ब्लड सप्लाई में फ्लोट होके आता है। उसकी वजह से मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर पेशेंट की किस समय मिलेगी? रात के समय मिलती है फाइलेरियल पैरासाइट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि 10 PM टू 2 AM ये इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन पीरियड होता है पेरिफेरल
ब्लड के अंदर। इस किस्म के नेचर को बोलते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बताना बिकॉज वही टाइम होता है जब मस्कीटो बाइट करता है। ठीक है, क्यूलिक्स भी एक नॉक्टर्नल मस्कीटो है, वो उसी समय बाइट करेगा, उसी समय फाइलेरियल पैरासाइट मैक्सिमम है पेरिफेरल ब्लड के अंदर। तो डिजीज ट्रांसमिशन के चांसेस रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर मस्कीटो और मस्कीटो एंड पैरासाइट का आपस में मीट होता है, यानी कि अगर बेड नेट्स का यूज नहीं है उस समय मस्कीटो बाइट करता है एंड पैरासाइट उसके अंदर जाता है, देन डिजीज ट्रांसमिट होगी। तो पीरियोडिसिटी वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइफ साइकिल, कि इसकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा 2-4 पॉइंट बताएंगे। दैट इज कि जब मस्कीटो बाइट करता है ह्यूमन बींग को, तो मस्कीटो के जो प्रोबिस्कस होता है, जो उसका बाइटिंग पॉइंट होता है, वहां से क्या चीज अंदर आती है ह्यूमन बींग के अंदर? लार्वा आता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्टिव लार्वा या थर्ड स्टेज लार्वा। ठीक है, ये एंटर करता है ह्यूमन बींग के अंदर। ह्यूमन बींग के अंदर आने के बाद ये लार्वा जो है ये मैच्योर होता है और एक अडल्ट वर्म बना लेता है, राउंड वर्म टाइप का, जो कि मेल और फीमेल दो टाइप के अडल्ट वर्म्स बनते हैं उसमें। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर ये मेल और फीमेल मेट करते हैं और ये माइक्रोफिलेरी बनाते हैं। क्योंकि सेक्सुअल साइकिल ह्यूमन बींग के अंदर हो रही है, इसलिए ह्यूमन बींग इसका डेफिनेटिव होस्ट कहलाएगा। ठीक, माइक्रोफिलेरी बनने के बाद में इससे आगे लाइफ साइकिल प्रोसीड नहीं करेगी ह्यूमन बींग के अंदर, माइक्रोफिलेरी के लेवल पे ही रुक जाती है। फिर वो जब तक मस्कीटो बाइट नहीं करेगा, ये माइक्रोफिलेरी के लेवल पे ही कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब थर्ड स्टेज लावा एंटर हुआ और जब वो अडल्ट वर्म बना, उस बीच में अप्रॉक्स 6 मंथ्स का टाइम लगता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो तब आने स्टार्ट होंगे ज़्यादा क्लिनिकली जब अडल्ट वर्म बन जाएगा, क्योंकि वो वर्म जो है वो कॉयल हो के लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ फंसेगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे। अगर वो एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का केस बना तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, मेजॉरिटी केसेस इनफैक्ट, जो कि एसिम्प्टोमेटिक भी रह जाते हैं, उनमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती। सो कमिंग बैक टू वेयर आई वाज, कि लाइफ साइकिल में इसका माइक्रोफिलेरी लेवल जब क्रिएट हो जाता है ब्लड के अंदर, यानी कि थर्ड स्टेज हमारे अंदर आया, उसके बाद में वो अडल्ट वर्म बना, मेल काउंटर पार्ट बना, फीमेल काउंटर पार्ट बना, उनकी मेटिंग हुई, मेटिंग होने से माइक्रोफिलेरी बने। ये माइक्रोफिलेरी अब मस्कीटो ने बाइट करा, यहाँ से मस्कीटो की साइकिल स्टार्ट होगी। तो माइक्रोफिलेरी वाले पेशेंट को अगर मस्कीटो बाइट करता है तभी इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा। ये जो माइक्रोफिलेरी ये अंदर जाने के बाद में ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? कि फिलेरी के ऊपर एक शीत रहती है, वो शीत को वो छोड़ देंगे, जस्ट लाइक कैटरपिलर लीव्स द शीत एंड द बटरफ्लाई कम्स आउट। तो वो शीत छोड़ने के बाद में जो बाहर आएगा उसे हम कहेंगे लार्वा, जो कि पहला लार्वा है, इट्स जस्ट कॉल्ड एज द लार्वा। ठीक है, उसको एक्स शीतिंग बोलते हैं इस बात को हम। एक्स शीतिंग हो गई। एक्स शीतिंग के बाद में फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा, यानी कि जो लार्वा है वो ग्रो करेगा इनटू फर्स्ट स्टेज लार्वा, फिर वो ग्रो करेगा इनटू सेकंड स्टेज लार्वा, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा, उसके एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होता जाएगा एंड फाइनली वो थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लार्वा ग्रोज इनटू फर्स्ट स्टेज लार्वा, देन सेकंड स्टेज लार्वा एंड देन थर्ड स्टेज लार्वा। जो थर्ड स्टेज लार्वा है ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब ऐसा मस्कीटो अगर किसी को बाइट करता है जिसके अंदर थर्ड स्टेज लार्वा है, तो थर्ड स्टेज लार्वा उसके प्रोबिस्कस के अंदर आ जाता है और वो डिलीवर हो जाता है दूसरे होस्ट के अंदर। सो दिस कंप्लीट्स योर लाइफ साइकिल ऑफ दिस फाइलेरियल पैरासाइट। ओके, इसमें आप एक्स शीथिंग बताएंगे, ये मस्कीटो के अंदर जो साइकिल बताएंगे उसमें एक्स शीथिंग, फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज लार्वा एंड थर्ड स्टेज लार्वा बताएंगे। ह्यूमन बींग के अंदर जो बताएंगे वो प्रोसेस बताएंगे कि कैसे अडल्ट वर्म फिर माइक्रोफिलेरी बनते हैं। नाउ कमिंग टू लाइफ साइकिल हो गई, पीरियोडिसिटी हो गई, अब रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन। अंडरस्टूड सी बात है कि वही ह्यूमन बींग रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन बनेगा जिसके अंदर माइक्रोफिलेरी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर माइक्रोफिलेरी प्रेजेंट नहीं है तो वो रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन नहीं कहलाएगा। देन होस्ट फैक्टर्स, ये तो था जितना था हमने पढ़ा अभी, ये एजेंट फैक्टर्स थे। अभी होस्ट फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग में क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है एज। छोटे बच्चों में कंडीशन नहीं होती, ये यूजुअली बड़ों की कंडीशन है, या फिर बच्चों में अगर होती है तो 10 साल से ऊपर के बच्चों में मिलती है, नॉट बिलो दैट। ठीक है, तो ये एज का एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसमें। क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये सब फैक्टर्स हेल्प करते हैं। सेकेंड थिंग क्या है? जेंडर, मेल्स आर मोर प्रेडिलेक्टेड कंपेयर टू फीमेल्स। थर्ड थिंग is apart from this is the
माइग्रेशन एंड द हैबिट्स। माइग्रेशन में क्या आएगा कि जिन लोगों के अंदर या तो ट्रैवलिंग हैबिट्स हैं वो कैरी करके दूसरे एरियाज में ले जाएंगे, या कोई ऐसे एरियाज में लोग रहते हैं जहाँ पे दूसरे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स आते हैं, तो एंडेमिक एरिया से ट्रैवलर आ रहा है तो वो नॉन एंडेमिक एरिया में भी पैरासाइट को इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो ये हैबिट्स उसमें आ जाती हैं। देन इसके अलावा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स मतलब क्या, जो लोग ऐसे एरियाज में रह रहे हैं, क्राउडेड एरियाज हैं, पोल्यूटेड एरियाज हैं जहाँ पे मस्कीटो की ब्रीडिंग साइट्स हैं, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन अ रैपिड वे होगा। दीज वर द फैक्टर्स। इसके बाद मौसम या एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करता है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा है सब मस्कीटोज के बारे में वो सिमिलर चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होंगी कि अगर ह्यूमिड मौसम है, अगर टेम्परेचर 22 डिग्री तो 38 डिग्रीज के बीच में है, तो ये चीज़ें फेवर करेंगी मस्कीटो को ब्रीड करने में। उसके अलावा अगर कलेक्शन ऑफ वाटर है, वो भी पोल्यूटेड वाटर, ऐसे एरियाज में आप रह रहे हैं जहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है या डर्टी वाटर है, सैनिटेशन मेंटेन नहीं है, तो ये सब मस्कीटो को फेवर करेगा एंड डिजीज को भी फेवर करेगा। तो एनवायरनमेंट फेवर्स डिजीज इन दिस वे। नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर। अभी हमने एजेंट की बात करी थी, फिर होस्ट की करी थी, अब हम बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर कौन है? क्यूलेक्स मस्कीटो, ठीक है। और दूसरा वेक्टर मैंने आपको बताया था मंसोनिया। दो वेक्टर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दो मेन स्पीशीज पे डील कर रहे हैं, वन इज वाउचीरिया ब्रोंकोफ्टाई एंड द अदर इज ब्रूगिया मलाई। तो ब्रूजिया मलाई जो है वो इतना केसेस नहीं देता, 0.6% केसेस देता है, तो उसका वेक्टर का बस नाम जानना काफ़ी है कि मंसोनिया इसका वेक्टर है। और मंसोनिया जो है वो प्लांट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ ब्रीड करता है, यानी ये मच्छर की पैदावार पेड़ पौधों के पास में होती है, ठीक है, एग्रीकल्चरल एरियाज में ज़्यादा होती है। सो ऐसे केसेस जो इससे रिलेटेड है वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, नॉट इन आवर कंट्री। इनफैक्ट हमारी कंट्री में कुछ ही केसेस इसके रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादा केसेस किसके हैं? वाउचीरिया ब्रोंकोफ्टाई के। क्यों? क्योंकि उसका मस्कीटो है क्यूलेक्स जो उसको कैरी करता है और वो गंदगी में ब्रीड करता है। ओके, दिस वाज अबाउट वेक्टर। ये दो मेन वेक्टर्स बताने हैं आपको, क्यूलेक्स एंड मंसोनिया। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा, वन मोर थिंग, जो फाइलेरियासिस है इसमें क्यूलेक्स और मंसोनिया के अलावा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि एनोफिलीज से भी ट्रांसमिट हुए हैं, एडीज से भी ट्रांसमिट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूलेक्स से स्पेसिफिक, जैसे मलेरिया के केस में एनोफिलीज स्पेसिफिक है, ठीक है, डेंगू के केस में एडीज इजिप्टाई स्पेसिफिक है, बट यहाँ पे सभी स्पीशीज से रिपोर्ट हुआ है, क्यूलेक्स से भी रिपोर्ट हुआ है, एनोफिलीज से भी हुआ है, एडी से भी हुआ है, मंसोनिया से भी हुआ है, बट मैक्सिमम केसेस वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई के क्यूलेक्स के ही हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन इंक्यूबेशन पीरियड और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यू नो, बाइटिंग ऑफ मस्कीटो है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बाइट किया मस्कीटो ना, अब कितने टाइम बाद वो सिम्टोमेटिक होगा, तो यूजुअली इट इज 8 to 16 मंथ्स, द इंक्यूबेशन पीरियड इज दैट। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो दो किस्म का हमें देखने को मिलेगा, वन विल कॉल अस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, द अदर विल कॉल अस ऑकल्ट फाइलेरियासिस। ऑकल्ट का मतलब क्या रहता है? What does occult mean? Occult और overt का क्या मतलब होता है, डिफरेंस होता है? What is occult and what is overt? कोई चीज छुपी हुई रहे तो उसे हम कहते हैं ऑकल्ट, कोई चीज सामने दिख रही है स्पेसिफिक तो उसको हम बोलते हैं ओवर्ट, ठीक है। तो ऑकल्ट फाइलेरियासिस से नाम से पता चल रहा है कि ये हिडन फाइलेरियासिस है, यानी आपको ये आइसबर्ग का वो फिनोमिनन पार्ट है जो कि हिडन है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। और ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिकॉज इन लोगों के अंदर कुछ हाइपर इम्यूनिटी होती है उस एजेंट के लिए, यानी फाइलेरियल पैरासाइट के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि हाइपर इम्यूनिटी डेवलप हुई होती है अगेंस्ट फाइलेरियल पैरासाइट, तो जैसे ही उनका इंटरेक्शन होता है तो उनको डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होने लगते हैं, जैसे कि पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी एफ्यूजन हो जाएगा, तो इस किस्म का मैनिफेस्टेशन हो जाएगा रादर दैन जो स्पेसिफिक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, जैसे कि सूजन वगैरह आना, वो नहीं होगा उनको। दे प्रेजेंट विद समथिंग डिफरेंट एंड द रीजन इज दैट दे हैव गॉट अ हाइपर सेंसिटिविटी। उसके कारण से उनको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फाइलेरियासिस जैसा नहीं होगा, ऑल्दो रीजन फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी इज फाइलेरियासिस, बट दे विल प्रेजेंट विद समथिंग एल्स। दूसरी बात, उनके ब्लड के अंदर माइक्रोफिलेरी का इतना डिस्टिंक्ट प्रेजेंस नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी इतनी कि वो माइक्रोफिलेरी लेवल तक पहुंचे, बिकॉज हाइपर इम्यून रिएक्शंस ही उसको किल कर रहे होंगे, उन रिएक्शंस की वजह से ही हमको दूसरे मैनिफेस्टेशन मिल रहे हैं। तो इस किस्म की फाइलेरियासिस को हम बोलते हैं ऑकल्ट फाइलेरियासिस, ठीक है, ये एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि लिम्फ के अंदर माइक्रोफिलेरी का लेवल आ गया है एंड नाउ इट विल शो प्रेजेंटेशंस, ठीक है। इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला क्लास होता है इसका एसिम्प्टोमेटिक एंड
ए माइक्रोफिलरी, यानी कि पेशेंट अभी एसिम्प्टोमेटिक है एंड ब्लड स्मीयर्स के अंदर माइक्रोफिलरीज भी इतने इजीली डिटेक्टेबल नहीं है, नॉट डिटेक्टेबल है, स्टिल उसको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब आपने जब टेस्ट किया तो उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट है बट माइक्रोफिलरी लेवल का प्रेजेंस नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे एसिम्प्टोमेटिक क्योंकि उसके अंदर कोई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, और दूसरा हम बोलेंगे उसको ए माइक्रोफिलरी। ये एक कैटेगरी है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की। ठीक है, दूसरी चीज हो गई, दूसरा कैटेगरी आ जाएगी एसिम्प्टोमेटिक बट विद माइक्रोफिलरेमिया, यानी कि सिम्टम नहीं है क्लिनिकली बट ब्लड के अंदर माइक्रोफिलरी दिख रहे हैं। ठीक है, छोटे फिलेरियल पैरासाइट्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस इज एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलरेमिया। तीसरी कैटेगरी हो जाती है स्टेज ऑफ अक्यूट मैनिफेस्टेशंस, यानी कि अब उसको क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस आने स्टार्ट हो गए इन अक्यूट वे, यानी कि सडन ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। और क्या प्रेजेंटेशंस आएंगे, क्योंकि लिम्फ के अंदर वो अडल्ट वर्म बनेगा, वो कॉइल करके और ब्लॉक कर देगा लिम्फ को, लिम्फ ब्लॉक हो रही है, वहाँ पे लिम्फ की पूलिंग हो रही है, लिम्फेडिमास हो रहे हैं, ठीक है, लिम्फेडिनाइटिस हो रहा है, मतलब पेनफुल स्वेलिंग्स हो रही हैं बॉडी के अंदर, जिनमें कि कुछ कुछ साइट्स मेनली इन्वॉल्व रहती हैं, जो वजाइनल एरियाज हैं, ब्रेस्ट एरियाज हैं, स्क्रोटल एरियाज हैं, ये इन्वॉल्व रहते हैं, फिर लिम्स इन्वॉल्व रहती हैं, मेनली लेग्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं इस केस के अंदर, बहुत बड़े बड़े पैर हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, लाइक एलिफेंट लाइक फीट। ये मेजर मैनिफेस्टेशन होता है, चाहे अक्यूट कंडीशन में आए चाहे बाद में आए। ठीक है, अक्यूट में ये इतना जल्दी डेवलप नहीं हो पाता, ये क्रोनिक कंडीशन में ज़्यादा आपको ये बढ़ा हुआ दिखेगा, अक्यूट के अंदर छोटे माइल्ड प्रेजेंटेशन होंगे, यानी कि लिम्फ नोड्स के इनलार्जमेंट दिखेंगे, जो सडन ग्रोथ हो सकती है, सडन जितना लिम्फ इकट्ठा हो सकता है, वो सब मैनिफेस्टेशन आपको अक्यूट में मिलेंगे। तो अक्यूट में यू विल स्पेसिफिकली मेंशन लिम्फेडिनाइटिस एंड लिम्फ नोड इनलार्जमेंट्स, पेनफुल लिम्फ नोड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये एक मेन प्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा फीवर, ये दो चीजें आपको मिलेगी इन अ स्टेज ऑफ अक्यूट लिम्फेडिनाइटिस। ठीक है, अदर देन दैट if there's something else, yes there is lymphedema, lymphogenitis and lymphadenitis all are included, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। क्रोनिक केस के अंदर ज़्यादा हम जैसे जैसे ये कंडीशन क्रोनिक हो जाएगी, 10-15 साल से पेशेंट को है, नॉट डिटेक्टेड कि उसके अंदर फाइलेरिया प्रेजेंट है और स्टिल वो उसको कंडीशन प्रोग्रेस करती जा रही है, तब हमको ये स्वेलिंग ज़्यादा मिलेंगी जो मैंने आपको भी बताई थी, जो कि सारे एरियाज में इन्वॉल्व थी, लिम्स में इन्वॉल्व थी, वो सारी जो मेजर स्वेलिंग्स है जिसमें एलिफेंट लाइक फुट हो जाता है, वो एक क्रोनिक प्रेजेंटेशन का सिम्टम होगा, अक्यूट का नहीं होगा। अक्यूट में सिर्फ लिम्फ नोड इनलार्जमेंट्स, पेनफुल लिम्फ नोड्स एंड स्वेलिंग के अलावा फीवर। ठीक है, ये हाइड्रोसील वगैरह जो है, एलिफेंटियासिस है, ये सब कहाँ मिलेगा, ये क्रोनिक स्टेज के अंदर मिलेगा, अक्यूट में नहीं मिलेगा। सो दिस कंप्लीट्स योर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फाइलेरियासिस की, ऐसे केसेस हमें मिलेंगे। अब इनका मैनेजमेंट कैसे होगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट लिम्फेडिमा का कैसे करेंगे एंड हाइड्रोसील का कैसे करेंगे। लिम्फेडिमा का मैनेजमेंट करने के लिए जो लिम्स सूज जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लिम्फ पूलिंग इनसाइड द लिम्स, हाथ पैर सूज जाते हैं, तो पेशेंट्स को क्या बोला जाता है कि आप इसको ड्राई रखिए, मैक्सिमम प्रॉपरली वॉश्ड रखिए, कोई चोट नहीं लगने दीजिए, अगर कोई वूंड होता है तो उसकी प्रॉपर केयर करिए। ये कुछ प्रोटोकॉल्स जो है मैनेज करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो पैर होते हैं उनको रेस लेवल पे रखना पड़ता है जिससे कि ज़्यादा लिम्फ कलेक्शन नहीं हो। ठीक है, रेस लेवल पे रखते हैं। स्टिल इफ इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग तो फिर उसको ड्रेन आउट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये सारा मैनेजमेंट होगा अदर देन मेडिकेशंस जो वो ले रहे हैं, बट दीज आर द मेन मैनेजमेंट्स दैट हैज टू बी डन। ओके, अगर किसी को पेनफुल कंडीशन है विच इज नोन एज योर ओके ADLA, ठीक है, दिस इज अक्यूट डर्मेटो लिम्फोजेनिक एडिनाइटिस, यानी कि आपके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जब अक्यूटली। दीज कंडीशंस में हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल देंगे, एंटीफाइलेरियल ड्रग्स नहीं देते इनके अंदर। ठीक है, दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू नो कि इसमें एंटीफाइलेरियल मेडिकेशन इस लेवल पे नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ पैरासीटामोल्स दे के रिलीफ करते हैं, या ये लिम्ब वॉशिंग, लिम्ब केयर, एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करना, इन सब पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और लिम्ब को एलिवेटेड रखने पे। ठीक है, चाहे वो सीवियर है चाहे वो मिनिमम है, यही मैनेजमेंट रहेगा। सीवियर में एक प्रोटोकॉल ऐड हो जाएगा कि इंट्रावीनस थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, एंटीबायोटिक की। जो लिम्फ नोड जब भी इनलार्ज हो रहे होते हैं तो एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है, चाहे अगर नॉन सीवियर है तो आप ओरल एंटीबायोटिक दोगे, अदर देन जो भी मैंने आपको केयरिंग सिस्टम बताया उसके
अलावा। एंड अगर सीवियर किस्म का है एनलार्जमेंट लिम्फ नोड का, तो फिर हम क्या देंगे, देन विल गिव अ इंट्रावीनस एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन इज द प्रेफर्ड वन। कईयों को पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी होती है तो उनको एरिथ्रोमाइसिन पे ले जाते हैं। सो दिस कंप्लीट्स ये लिम्फेडिमा का मैनेजमेंट क्या होगा, इट कंप्लीट्स दैट। एंटी फाइलेरियल नहीं देना है, दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, हाइड्रोसील का मैनेजमेंट तो सर्जिकल होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अलावा इसमें बस एक पॉइंट इंक्लूड करना है कि हाइड्रोसील की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं ईजिली, सो उसका मैनेजमेंट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, इंक्रीज एक्सेस होना चाहिए लोगों का टू दोज फैसिलिटीज इन ऑल द प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स एंड द कम्युनिटी हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये एक प्रोटोकॉल एंडेमिक एरियाज में ज़रूर होना चाहिए कि जो लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, उनको पेनफुल कंडीशंस हैं, उनके लिए सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए। नाउ वी कम टू द फाइलेरियल सर्वेज। क्या क्या सर्वे होंगे अगर कहीं पे हमको ये फाइलेरिया एंडेमिक है किसी एरिया में? एक तो उनका ब्लड एग्जामिनेशन होगा रेगुलरली पीरियोडिक चेकअप्स में, जिसमें कि हम नाइट ब्लड सैंपल लेंगे, दोस आर कॉल्ड एज नाइट ब्लड सर्वेज। दूसरा क्लिनिकल सर्वे करेंगे। क्लिनिकल सर्वे में सारे वो केसेस देखेंगे जिनको कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिख रही है किसी भी वे में कि इनको फाइलेरियासिस हो सकता है। फिर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे और फाइलेरियल पैरासाइट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे। उसके अलावा जीनो डायग्नोसिस इज वन थिंग जो कि वैसे होता नहीं है। जीनो वर्ड कम्स जहाँ पे मस्कीटो का इंट्रोडक्शन कराना होता है। जीनो डायग्नोसिस में मस्कीटो को बाइट करने देंगे और उसके अंदर चेंजेस देखेंगे। सो दिस इज नॉट एक्चुअली डन बट इट्स अ पॉइंट, सो यू कैन इंक्लूड इट। देन एंटोमोलॉजिकल सर्वेज में मतलब कि आप मस्कीटो के ऊपर सर्वे करोगे, उसके ऊपर स्टडी करोगे, उसका डिसेक्शन एंड ऑल करोगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या लाइफ साइकिल एंड ऑल दैट स्टफ। जो भी चीज़ मस्कीटो से रेलिवेंट है वो एंटोमोलॉजिकल सर्वे के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जो कीड़े मकोड़ों की स्टडीज होती है, दैट्स कॉल्ड एज एंटोमोलॉजिकल थिंग्स स्टडीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्वेज। नाउ विल कम टू द कंट्रोल मेजर्स। अगर फाइलेरियासिस कंट्रोल करना है तो क्या करना है? दो बातें। सबसे पहली बात, वेक्टर कंट्रोल कर लो, तो होगा ही नहीं। वेक्टर कंट्रोल में हम अब डिटेल में नहीं जाएंगे, यू नो कि अडल्ट मस्कीटो को कंट्रोल करने के क्या फंडामेंटल्स हैं, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करे थे, एंड लार्वा को कंट्रोल करने के क्या फंडामेंटल्स हैं। उसके अलावा कीमोथेरेपी, यानी कि यस, म्यूट करिए अगर डाउट नहीं है तो। ठीक है, उसके अलावा मेडिकेशन। मेडिकेशन में दो मेन चीज़ें चलती हैं, एक डीईसी, एक आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन इंडिया में नहीं चलती, सो विल नॉट डिस्कस दैट। डीईसी चलती है मेनली। ठीक है, एल्बेंडाजोल अब इंक्लूड कर दिया गया है प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि एंटी हेलिमेंथिक है तो वो वर्म को रिमूव करने में हेल्प करता है। 2007 के बाद से वो इंक्लूड कर लिया गया है। बुक्स में मेंशन नहीं है बट इफ यू वांट यू कैन मेंशन इट। डीईसी की बात करते हैं। डीईसी कैसे दे सकते हैं? तीन मेन वेज में देते हैं। मास एडमिनिस्ट्रेशन होता है डीईसी का, सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और डीईसी इन टेबल सॉल्ट्स दिया जाता है। मास एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि सबको दिया जाएगा, सिर्फ 2 साल से छोटे बच्चों को छोड़ के सबको डीईसी देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके अंदर सिम्टम है कोई या नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके अंदर कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है या नहीं है, माइक्रोफिलेरी प्रेजेंट है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सबको देना है अब मास लेवल, जस्ट छोटे बच्चों को छोड़ के, 2 years बिलो को छोड़ के, एंड प्रेगनेंसी वालों को छोड़ के। सो दिस इज द कंडीशन विच इज कॉल्ड एज मास डिलीवरी या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेक्टिव ट्रीटमेंट में क्या होगा? डीसी किसको देंगे? सिर्फ उनको देंगे जिनको कि सिलेक्टेडली एमएफ पॉजिटिव केसेस है, यानी कि माइक्रोफिलेरी पॉजिटिव केसेस है। एंड लास्टली डीसी इन टेबल सॉल्ट, यानी कि जो एंडेमिक एरियाज है वहाँ पे जो टेबल सॉल्ट यूज है, वो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है उनको कि दे शुड बी हैविंग डीईसी, यानी 1 किलोग्राम सॉल्ट के अंदर एटलीस्ट दे शुड हैव 1 to 4 grams ऑफ डीईसी, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है, ये हीट से स्टेबल रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता। सो ये इजी वे है कि लॉन्ग टर्म तक लोग इसको स्लोली लेते रहें। एंडेमिक एरियाज के अंदर इस लोगों के ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड लेवल्स में डीईसी का कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ठीक है, सो दिस इज अ वे ऑफ delivering DEC. This completes your filariasis. Anything is left in that? अच्छा, वेक्टर कंट्रोल आप जब भी बताएंगे उसमें ये जरूर बताइएगा कि इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल का क्या मतलब है। कभी कभी सिर्फ उस पर नोट आता है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि अडल्ट वॉर्म के लिए, अडल्ट मस्कीटो के लिए आपने जो पैरामीटर्स यूज करें उसको रोकने के लिए, प्लस लार्वा मेजर्स, एंटी लार्वा मेजर्स जो यूज करें, प्लस पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यानी बेड नेट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तीनों मिला के जो है वो उनको कहा जाता है इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। यानी वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यू गॉट अ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज 3 प्रोटोकॉल्स। ओके, सो यू शुड बी नोइंग दैट कि वो आ जाए तो तीनों पॉइंट्स लिखने। सो दिस कंप्लीट्स योर फाइलेरियासिस। अभी हम एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट द सिलेबस फास्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम बिगनिंग विद इज जापानीज एनसेफेलाइटिस।
Okay, so can somebody tell me what is Japanese encephalitis? हिमांशी आप बताओगे? हमने क्लास में पढ़ा था. ओके, लेट मी बिगिन. एंसेफेलाइटिस जो है, एज द टर्म इंडिकेट्स, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है. ठीक है, ब्रेन का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, रिजल्टिंग फ्रॉम जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस. ठीक है, तो एक वायरस की वजह से ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है. हमेशा यू मस्ट बी नोइंग, आपने मेडिसिन में पढ़ा है कि प्राइमरी कंडीशंस की वजह से एंसेफेलाइटिस हो जाता है और सेकेंडरी कंडीशंस की वजह से हो जाता है. प्राइमरी कंडीशन मतलब, एक्सक्यूज मी, जो चीज़ बॉडी में एंटर करी और डायरेक्टली उसने ब्रेन पे अटैक करा और एंसेफेलाइटिस कर दी, वो प्राइमरी है. ठीक है, जैसे जेई भी प्राइमरी है. दूसरी कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं जिन्हों को, जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन है कहीं और अटैक कर रहे थे, बट ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस, ड्यू टू सेकेंडरी रीजंस, लो इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट, इन्होंने कॉम्प्लिकेशन कर दिया एंसेफेलाइटिस. अभी हमने बहुत सारी कंडीशन में पढ़ा, कॉम्प्लिकेशन एंसेफेलाइटिस, कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग इन एंसेफेलाइटिस, राइट. वो उस किस्म का एंसेफेलाइटिस जो किसी और कारण से स्टार्ट हुआ था, कहीं और ऑर्गन का इन्फेक्शन हुआ था और बाद में ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी एंसेफेलाइटिस. और प्राइमरी एंसेफेलाइटिस होता है जो कि डायरेक्टली ब्रेन को इन्वॉल्व करता है. तो जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्राइमरी एंसेफेलाइटिस कॉज्ड बाय द जेई वायरस. जेई वायरस जो है ये किससे कैरी होता है? ये भी मस्कीटो से कैरी होता है, एंड द मस्कीटो इज क्यूलसीसीन मस्कीटोज. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फ्लैवी वायरस, आर्बो वायरस. आर्बो वायरस का मतलब भी मैंने आपको बताया था, जो भी मस्कीटो से कैरी होने वाले वायरसेस हैं, दे आर ऑल कैटेगराइज्ड अंडर आर्बो वायरसेस. ठीक है, ये मेनली सीएनएस को इन्वॉल्व करता है. तो जो भी इसके सैंपल्स हम लेंगे, उसमें हम ब्लड के अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के, सीएसएफ के भी सैंपल्स लेंगे. ओके, दिस इज वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ वायरल एंसेफेलाइटिस. और एंसेफेलाइटिस अगर होगी तो उसकी वजह से कन्वल्जन्स, कोमास, डेथ्स, दीज आर वेरी कॉमन कंडीशंस. ठीक है, इंडिया के अंदर क्या चीज़ प्रॉब्लम करती है इसमें, विच आर द एंडेमिक एरियाज. इंडिया में पहले हो चुका है जेई का आउटब्रेक, आपको मालूम है कहाँ पे हुआ था? कैन एनीबडी टेल मी? गोरखपुर नाम सुना है किसी ने? गोरखपुर, बस्ती, यूपी का एक यस एरिया है, वहां पे आउटब्रेक हो चुका है एक बारी जेई का. ठीक है, तो इस वजह से कंट्री, अभी नहीं है कोई भी, बट इस वजह से कंट्री प्रिपेयर्ड रहती है दैट दे कैन बी अटैक ऑफ this epidemic can come in any time, so we should always be prepared. और इसका भी मेन कारण है मस्कीटो. मस्कीटो की वजह से ही सारी बीमारियां हैं. अगर मस्कीटो को कंट्रोल कर लेंगे तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. फिलहाल इसका एंडेमिसिटी कौन कौन से एरियाज में, ये आपको बताना पड़ेगा. जब भी किसी बीमारी की एपिडेमियोलॉजी बताएंगे तो हमेशा शुरुआत करेंगे कौन से एरियाज उस कंडीशन के लिए एंडेमिक है. सो इंडिया के अंदर असम, बिहार, हरियाणा, यूपी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब जगहों से केसेस रिपोर्ट हुए हैं. ठीक है, एंड 80% ऑफ केसेस जो है इन एरिया से रिपोर्ट होते हैं, डेथ्स भी इन एरियाज में से रिपोर्ट होती है. इसके अलावा इक्का दुक्का केसेस दूसरी स्टेट्स में से भी रिपोर्ट होते हैं. एंड इट्स ग्रोइंग, इट्स नॉट अंडर कंट्रोल स्टिल. उसका रीज़न क्या है? इसके एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स. जहाँ कहीं भी पैडी फील्ड्स होती हैं, जहाँ कहीं भी चावल की खेती होती है, वहाँ पे ये मच्छर की पैदावार भी इस किस्म की बहुत होती है जो इसको कैरी करता है. प्लस जेई वायरस उन एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है. ठीक है, उसके अलावा पिग्स वगैरह भी उस एरिया में बहुत होते हैं. तो ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं जेई के एपिसोड को होने में. ठीक है, सो क्या क्या एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स हैं? ये एक्स्ट्रा ह्यूमन होस्ट को भी इन्फेक्ट करता है, यानी कि ये पिग को भी इन्वॉल्व करता है, ये कुछ किस्म की बर्ड स्पीशीज़ को भी इन्वॉल्व करता है. ठीक है, जिसमें कि पिग जो है उसको हम एक एम्पलीफायर होस्ट बोलते हैं और ह्यूमन भी एक डेड एंड होस्ट है. डेड एंड होस्ट का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी में. डेड एंड का मतलब कि एक ह्यूमन को इन्फेक्शन हो गया, अब वो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, मलेरिया के केस में डेड एंड होस्ट नहीं होता. अगर किसी को मलेरिया है तो उसके अंदर वो मलेरियल पैरासाइट ग्रो कर रहा है. ठीक है, वो एम्पलीफाई हो रहा है उसके अंदर. अब जब मस्कीटो उसको बाइट करेगा, अगर उसके अंदर उतना स्ट्रेंथ है उसके ब्लड में कि इतना वायरीमिया, इतना पैरासिटीमिया है, तो वो ट्रांसफर कर देगा दूसरे को इन्फेक्शन. तो वो डेड एंड होस्ट नहीं कहलाया. लेकिन जेई के केस में जिसको इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर वो मल्टीप्लाई नहीं करता, ये वायरस एम्पलीफाई नहीं करता ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग एक डेड एंड होस्ट कहलाता है इसका. ठीक है, जितना वायरल लोड आया था बॉडी में उतना ही रहता है. और लेस देन 1% केसेस होते हैं जो क्लिनिकली मैनिफेस्ट हो पाते हैं, जिनमें कोई सिम्टम दिखता है. बाकी 99% लोगों में कोई सिम्टम ही नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है उसके अंदर कितना वायरल लोड एंटर करा था. अगर बहुत ज़्यादा करा
तभी वो क्लिनिकल सिम्टम तक पहुंच पाता है। बाकी सब क्लिनिकल केसेस बन के रह जाते हैं कि वो ट्रांसमिट करने के लिए वो वायरस है उनके पास, बट दे आर सब क्लिनिकल केसेस। ठीक है, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज पिग। ठीक है, पिग क्या है, उसमें पिग की क्या वो है भूमिका उसकी क्या है, वो एक एम्पलीफायर होस्ट है, यानी उसके अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई होता है एंड ग्रो करता है काफ़ी उसमें अमाउंट में। फिर बर्ड्स में मेनली पॉन्ड हिरोन्स करके जो बर्ड्स होते हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड हमारी कंट्री में ये इतने नहीं होते, हमारी कंट्री में पिग्स के थ्रू ये ज़्यादा स्प्रेड होता है। ओके, मस्कीटो की बात करें तो क्यूलिसीन मस्कीटोज जो होते हैं वो मेनली इसको कैरी करते हैं, वो इसके वेक्टर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मस्कीटोज की पैदावार कहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ चावल की खेती होती है, ठीक है, जहाँ शैलो डिशेज होते हैं, पूल्स होते हैं, इसीलिए एपी कर्नाटका इन जगहों पे बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं इनके। उसके अलावा ये मस्कीटोज जो हैं दे आर ब्रीडिंग ऑन दे आर फीडिंग ऑन द वर्टिब्रेट होस्ट, यानी कि ये जो क्यूलिन मस्कीटोज होते हैं ये सारे के सारे ऐसे होस्ट पे बाइट करना पसंद करते हैं जो वर्टिब्रेट कैटेगरीज के, यानी ह्यूमन बीइंग को भी बाइट करना पसंद करते हैं, उसके अलावा पिग्स को भी बाइट करना पसंद करते हैं, तो पिग में से ये इन्फेक्शन ट्रांसफर कर देते हैं ह्यूमंस के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंस वंस द इन्फेक्शन इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, इन्फेक्शन अंदर आया, अगर सिम्टोमेटिक हुआ तो क्या होगा, यूजुअली एसिम्टोमेटिक रहता है 99% टाइम्स, बट अगर आया तो क्या होगा, एक प्रोड्रोमल स्टेज आएगी, उसके बाद एक एंसेफेलाइटिक स्टेज आएगी एंड देन लेट स्टेज आएगी। प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आने के बाद जो चीज़ें होती है वही होगा, यानी कि फीवर, हेडेक, जीआई डिस्टर्बेंस, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है इसमें, सीएनएस से रिलेटेड सब कुछ जनरल काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन है जो जनरल वायरीमिया में होता है, वो सब होगा किसमें, प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर। दूसरी स्टेज जो है एंसेफेलाइटिक स्टेज जो है, उसके अंदर स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन आने लग जाएंगे ब्रेन के इन्फेक्ट होने के। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, जैसे आपको हर सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन याद होना चाहिए कि ये सिम्टम्स है तो यानी ये इस आपका ये वाला सिस्टम इन्वॉल्व है, अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो वो वाला सिस्टम इन्वॉल्व है, दिस शुड बी ऑन टिप्स, तभी आप उसका डायग्नोस कर पाओगे, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट कौन सा सिस्टम कराओगे, फुल बॉडी सिस्टम तो इन्वेस्टिगेट नहीं करा सकते एकदम से। तो आपको पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन मतलब ये वाला बॉडी सिस्टम, सीएनएस इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है। सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट मतलब सिर दर्द होना बहुत ज्यादा, प्लस नेक की स्टिफनेस। नेक स्टिफनेस जो है दैट इज द बिकॉज ऑफ द मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन। अगर मेनिंजाइटिस इन्फ्लेम हो जाती है तो उसकी वजह से नेक में डिफरेंट किस्म की नेक रिजिडिटी आ जाती है जो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है कि या तो कोई मेनिंजियल प्रॉब्लम हो गई, मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया, या फिर एंसेफेलाइटिस है, दोनों में से एक कंडीशन हो गई है। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, कन्वल्जन्स आएंगे। ठीक है, उसके अलावा इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो जाएगी, कंफ्यूजन्स होंगे, डेलीरियम्स होंगे, एंड पेशेंट में ऑल्सो गो इनटू कोमा। ये सब कब होगा, अगर कोई पेशेंट 100 में से एक पेशेंट जो है वो इस चीज़ को सफ़र करता है जो कि एंसेफेलाइटिक स्टेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी इसमें मिल सकते हैं। लेट स्टेज में क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स सबसाइड होने लगेंगे एंड पेशेंट जो है वो नॉर्मल उसमें आने स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो उसको मैनिफेस्टेशन इतने सीवियर हो रहे थे वो नॉर्मल उसमें आएंगे जब उसको ट्रीटमेंट एंड ऑल मिल जाएगा एंड वो रिकवरी फेज में आएगा, तो इन केस वो रिकवर कर पाता है इन सब कंडीशन से देन। ओके, फर्टिलिटी रेट इसमें हाई रहता है, 20 से 40% फर्टिलिटी रेट है। ओके, कंफर्मेशन कैसे होगा, लैब डायग्नोसिस के थ्रू होगा। लैब डायग्नोसिस में क्या करवाएंगे, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करवाएंगे। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग यानी कि एलिजा करवाएंगे, किसकी सैंपल क्या लेंगे, सीएसएफ लेंगे, ब्लड लेंगे। ठीक है, इन चीज़ों का करवाएंगे सैंपल। बीमारी शुरू होने के बाद या पहला प्रोड्रोमल सिम्टम आया, बुखार वगैरह आया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको मालूम है कि एंटीबॉडी डेवलप होने में एटलीस्ट 1 वीक लेती है, तो उससे पहले सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करने का कोई इतना मतलब नहीं है, तो विद इन 7 डेज आप कर सकते हो। ठीक है, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा 6 to 7 डे, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कितना क्रिटिकल है उतना अर्ली आप लैब डायग्नोसिस करवाओगे। सेकेंड, डॉट ब्लॉट एसेस करवा सकते हैं। ठीक है, डॉट ब्लॉट आईजीएम एसेस करवा सकते हैं। अब क्या नहीं करवाते इसमें, जो बाकी वायरल इन्फेक्शन में करवाते हैं, इसमें एक तो पीसीआर नहीं करवाते। ठीक है, वायरल आरएनए नहीं निकलवाते बिकॉज इट्स नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो वो नहीं करवाते इसमें। उसके अलावा वायरस का आइसोलेशन और कल्चर नहीं करवाते। ये 2 चीज़ें नहीं मेंशन करना इसमें, बाकी सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, आईजीएम एंड एलिजा। ओके, नाउ कमिंग टू, ये तो था कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, आपने लैब डायग्नोसिस करा दिया, लैब डायग्नोसिस पॉजिटिव आ गया। आप कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने के लिए
जो पॉपुलेशन है जिसको कि जो एंडेमिक एरियाज में रह रही है उनको वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत है। सबसे मेन बात यही है। जेई के हमारा आप जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें मेंशन है जेई किन किन स्टेट्स में देना है, ठीक है। यूपी की कौन सी स्टेट्स हैं, गोरखपुर है, ये बस्ती, इन जगहों पे एरियाज में देना है और कहाँ देना है, दिस इज ऑल मेंशन। तो जेई की वैक्सीनेशन देनी है वहाँ पे जो कि एंडेमिक एरियाज है जहाँ पे चांसेस है कि ये इन्फेक्शन रिकर हो सकता है, ठीक है। सिलेक्टेड वैक्सीनेशन करना। उसके बाद में वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको कि जैसे हर जगह इनएक्टिवेटेड और लाइव दो किस्म की वैक्सीन चलती हैं। यहाँ पे भी है ऐसा, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और लाइव वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यहाँ पे दो टाइप की है, एक माउस से डिराइव्ड है और एक सेल कल्चर से ऑब्टेन करी हुई है, ठीक है। दोनों ही टाइप्स की हमारे इंडिया में यूज नहीं होती, हम यूज करते हैं लाइव वैक्सीन। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड कि जेई के केस में हम लाइव वैक्सीन यूज करते हैं। लाइव वैक्सीन हमेशा वीकेंड जर्म की या अटेन्यूएटेड जर्म की होती है, ठीक है। सो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में इसका लाइव वैक्सीन दिए जाते हैं। कहाँ कहाँ देते हैं हम? यूपी में, असम में, वेस्ट बंगाल में एंड कर्नाटका में। ओके हम किस किस कौन सा हमारा एज ग्रुप है जिसमें कि हम वैक्सीनेशन देते हैं? 1 साल से 15 साल तक के बच्चों को हम वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है। बिलो 6 मंथ्स वालों को वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। ओके ये तो था वैक्सीनेशन का एंगल कंट्रोल करने के लिए। दूसरा एंगल क्या है? वेक्टर को कंट्रोल करो, मस्कीटो को कंट्रोल करो तो अपने आप सब कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा पिग्स को कंट्रोल करो, यानी एनिमल शेल्टर्स को कंट्रोल करो। अगर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मस्कीटोज एंड पिग्स का कांटेक्ट हो रहा है तो भी इसका आप रोकथाम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो वायरस अगर पिग में इंट्रोड्यूस हो गया तो वो एम्पलीफाई करके वायरल अमाउंट बहुत बढ़ा देगा। सो इट इज़ बेटर कि मस्कीटोज जो है वो एनिमल शेल्टर्स के पास में ना हो, जहाँ वेजिटेशन हो वहाँ ना हो। उसके लिए जो वो आउटडोर स्प्रेइंग आप करते हैं वो इन फील्ड्स में स्पेसिफिकली ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जेई इंक्लूड, क्या क्या गाइडलाइंस हैं? WHO के अकॉर्डिंग अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एक कैटेगरी है। जो भी केस रिपोर्ट होगा या जिसके अंदर भी वैसे सिम्टम्स होंगे उसको नोटिफाई कराना है अंडर दैट कैटेगरी, अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के अंदर। केस डेफिनेशंस जो होती हैं वो WHO स्पेसिफिक होती हैं कि जिनके अंदर भी सीजर्स आ रहे हैं या जिनके अंदर भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ रही है CNS से इन्वॉल्व, प्लस उनके ब्लड सैंपल में जेई वायरस का प्रेजेंस डिटेक्ट हो रहा है, तो वो सारे केसेस कंफर्म केसेस कहलाएंगे और उनको रिपोर्ट किया जाएगा। Okay, so I think this completes this thing. अभी नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। So do you want to start as something more as yellow fever or is it done for today? आपका सिलेबस इससे कंप्लीट नहीं होगा। What? No ma'am, you want to start or you don't want to start? जेही सॉरी येलो फीवर एक छोटा सा टॉपिक है। I can just brief it up or at least complete one topic. अगर too much of खिचड़ी नहीं बन जाए तो is it okay? कि खिचड़ी हो जाएगी? खिचड़ी हो जाएगी। चलो ठीक है, देन वील डू इट टुमारो। बाकी का आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।